तो उसमें पूरा मैंने डिटेल में लिखा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट सीखना चालू करते हैं, दैट इज मेयर्स रिलेशन। ठीक है, तो मेयर्स रिलेशन बेसिकली क्या है? तो मेयर्स रिलेशन ये एक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इनके बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर्स रिलेशन, राइट। सो आगे बढ़ने के पहले जरा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स याद कर लेते हैं। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में थर्मल एक्सपेंशन नाम का चैप्टर था, जिसमें आपने ये टॉपिक समझा था, ये सीपी और सीवी वाला टॉपिक। तो सीपी और सीवी बेसिकली क्या है? तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और एक था एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसका सिंबल था सीपी। 11th स्टैंडर्ड में आप याद करो। और दूसरे का सिंबल था, दूसरा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पता है कि गैस का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस की एनर्जी चेंज होती है, और वो एनर्जी के चेंज के कारण प्रेशर या वॉल्यूम इन दोनों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने पिस्टन को मूव होने दिया, मूवेबल पिस्टन है, तो फिर पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, अगर गैस मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सो बेसिकली मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि टेम्परेचर के चेंज के कारण प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट होता है, राइट। इसलिए आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस दो टाइप की है, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये क्या थे वैसे, कंसेप्ट क्या था? तो कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change temperature of 1 mole of gas, by 1 डिग्री सेल्सियस। सो 1 डिग्री सेल्सियस से 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर क्या करना है? चेंज करना है। वो चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट एक बार हम लोग ये करते टाइम, मतलब ये हम लोग टेम्परेचर चेंज करते टाइम एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। कैसे, समझाता हूँ, याद करो। ये सब कुछ 11th का है, 12th का इसका कोई रिलेशन है नहीं फिलहाल। सो सपोज एक वेसल है और इस वेसल में ये लगा हुआ है यहाँ पे पिस्टन। ठीक, सो ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे आपने 1 मोल ऑफ गैस को फिलअप कर दिया और फिर इस गैस को आपने हीट करना चालू किया, यहाँ से हीट दे रहे हो। सो डी क्यू इतना हीट दे रहे हो, तो डी क्यू हीट देने से इन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज हुआ। और आपने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि मॉलिक्यूल की, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है? बोलो, 3/2 kBT, क्योंकि उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूँ। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हाफ kBT, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब, राइट। तो इतनी एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो अगर आप हीट बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। अब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो मॉलिक्यूल है जाके इससे टकराएंगे, राइट। और अगर टकराएंगे, अगर मैंने इसको फिक्स रखा है, इस पिस्टन को अगर फिक्स रखा, तो फिर पिस्टन तो मूव नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको फिक्स करके रखा हुआ है। तो फिर अंदर का जगह चेंज नहीं होगा, जगह चेंज नहीं होता, वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो फिर क्या चेंज होगा? तो प्रेशर चेंज होगा। कैसे? ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो आके टकराएंगे किसके ऊपर? इस पिस्टन के ऊपर, राइट, या फिर इस कंटेनर की वॉल के ऊपर, और फिर फोर्स लगा देंगे इसके एरिया पे, और फोर्स अपॉन एरिया क्या क्रिएट करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है क्या? बट इसके लिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमने वॉल्यूम को क्या रखा? फिक्स, कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा। तो इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, नहीं, अभी फिलहाल हमने क्या कांस्टेंट रखा? कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। बट अगर मान लो हमने पिस्टन को फिक्स नहीं रखा है, राइट,
फिक्स ना रखना मतलब खुद से मूव नहीं करना, मतलब बस इधर एक नट होता है वो फिक्स नहीं कर देने। तो फिर वापस से एक्सपेरिमेंट को शुरू किया कि हमने गैस को क्या किया, हीट किया। तो गैस का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर से गैस की क्या बढ़ेगी, दोबारा से गैस मॉलिक्यूल आके इधर कोलाइड होगा। और इस बार जब गैस मॉलिक्यूल कोलाइड होगा तो पिस्टन कहाँ मूव होगा, आगे, बिकॉज हमने पिस्टन को फिक्स रखा हुआ। तो अभी अंदर की जगह चेंज होगी, और अंदर की जगह बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस बार प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, इस बार क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया ना बट प्रेशर चेंज नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, राइट। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर चेंज होगा, अंडरस्टूड। बट ये सब होने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है, हीट, हीट देनी पड़ती है। और आगे सुनो, मैं 11th का पार्ट बोल रहा हूँ अभी। आपको याद होगा ये जो हीट आप देते हो वो हीट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन, अमाउंट ऑफ हीट गिवन या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना हीट लगेगा टेम्परेचर के चेंज के लिए, कितना हीट लगेगा वो डिपेंड करता है सबसे पहले मास के ऊपर, मास ऑफ गैस के ऊपर। क्योंकि मास ऑफ गैस ज्यादा रहेगी तो उसको हीट करने के लिए जो उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो भी ज्यादा लगेगी, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिखा है। और कितना हीट लगेगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा चेंज करने का है तो रिक्वायर्ड हीट भी क्या रहेगी, तो इसलिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। डी का मतलब चेंज, राइट। अच्छा, आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट सी है, और वो कांस्टेंट ही क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर नहीं, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। 10th में भी था ये, सी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये आएगा सी एम डेल्टा टी, सॉरी डी टी। तो यहां से एम और हमें सी चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, तो एम और डी टी इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो डी क्यू अपॉन एम, और ये कितना आएगा डी टी, और सामने कौन आएगा सी, तो सुनते जाओ। तो सी इज इक्वल टू हुआ डी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर है। अब अगर आपने मास के जगह पे, मास ऑफ गैस के जगह पे अगर तुमने रख दिया नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास के जगह पे मोलर मास ले लिया, कौन सा मास लिया, मोलर मास या नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा, मैडम ध्यान कहाँ है, इधर ध्यान दो, कभी इधर बैठ रहे हो कभी उधर बैठ रहे हो, और अभी इधर चुपचाप इधर ध्यान दो। सो सी इज इक्वल टू क्या आएगा डी क्यू, मास के जगह पे आप क्या ले रहे हो अभी, मोलर मास, एन, मोलर मास एन नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूं, और एक मोल का मास मतलब मोलर मास ही तो होता है, और बाजू में कौन है डेल्टा, सॉरी डेल्टा टी नहीं डी टी, गलती से डेल्टा टी, तो डी टी। तो अब इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये जो है वो, यस, तो ये है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर मैं इसको पूरे को बॉक्स कर दूं ऐसे, ये पूरा अगर आप बोलोगे तो ये कौन है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा ध्यान दो, बट इसमें भी अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर एन इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी, बराबर है। बस एक बार इधर सी वी आएगा और एक बार सीपी आएगा, क्यों, क्योंकि एक बार कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है। तो सीपी इज इक्वल टू बनेगा डी क्यू अपॉन डी टी, और सीवी भी क्या बनेगा, डी क्यू अपॉन डी टी। तुम बोलोगे एन कहाँ गया, राइट, 1 लिया, 1 मोल ऑफ गैस लिया, क्या लिया, 1 मोल ऑफ गैस। तुम में से कोई जो बिना सोचे समझे इसको देखेगा वो बोलेगा दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी, तो उसके केस में सीपी और सीवी इक्वल आ जाएंगे, बट सीपी और सीवी इक्वल नहीं होते, क्यों,
क्योंकि दोनों के केस में जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, ये अलग अलग, मतलब इसका रोल अलग अलग है, तो इसका रोल अलग अलग है, इस कारण ये जो वैल्यूज है वो भी अलग अलग आती है। आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये सब 11th स्टैंडर्ड में था हमें। तो तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फर्क समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब बोलते हैं? जब हम लोगों ने मास ऑफ गैस लिया। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब बोलते हैं? जब मास के जगह पे हमने मोलर मास लिया, मोलर मास लिया या नंबर ऑफ मोल्स ले ली। ठीक है, चलो अभी अभी आगे बढ़ता हूं और अब हमारा जो 12th का पार्ट है वो सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, सो मेयर्स रिलेशन। बट मेयर्स रिलेशन क्या होता है? सीपी और सीवी को रिलेट करता है, बट सीपी और सीवी को रिलेट करने के लिए आपके पास सीपी और सीवी आने भी तो चाहिए। और सीपी और सीवी कब आएंगे? जब हम लोग 1 मोल ऑफ गैस को क्या करेंगे? हीट करेंगे, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे, तब सीपी और सीवी आएंगे। तो मैं वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। फिर मैं क्या कर रहा हूं? कंसिडर 1 मोल of ideal gas enclosed in a container which has piston, which has frictionless piston। फ्रिक्शनलेस क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में लूज ना हो, राइट? लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन which attached to it which can be moved or kept fixed according to need या रिक्वायरमेंट। तो हमने एक वेसल लिया, उस वेसल में हम लोग 1 मोल ऑफ गैस फिलअप करने वाले, और उस वेसल में और क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। दिमाग में नहीं जा रहा है तो कुछ ऐसा, आपके एग्जाम में डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपको, बुक में नहीं दिया हुआ है। तो एक वेसल है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन का हैंडल है। ठीक है, सो हमें कुछ नहीं करना है, बट हमें खुद से पिस्टन को आगे पीछे नहीं करना चाहिए, तो हैंडल रिमूव कर देता हूँ। बट यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा रहेगा, नट बोल्ट का सिस्टम रहेगा। तो अगर इस नट को नीचे मूव किया तो ये फिक्स हो जाएगा, और नट को इसको ऊपर ले लिया ऐसा, तो ये मूवेबल रहेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या भर देंगे हम लोग? गैस। कितना गैस भरने वाले? 1 मोल ऑफ गैस। तभी तो मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी। और बाद में फिर तुम्हें पता है कि इसको हीट करेंगे, राइट? अच्छा, तो यहाँ तक समझा क्या? चलो, सो अभी एक एक सिचुएशन शुरू करते हैं। तो मान लो सबसे पहले मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया। लेट से फर्स्ट सिचुएशन में इसको बोल्ट को नीचे ले लिया, नट को बोल्ट में फिक्स कर दिया, और इस पिस्टन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। पिस्टन को अगर फिक्स किया तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगी वो सीवी वाला मिलेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला मिलेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ let this gas is heated by supplying energy dq, due to which temperature of gas changes by dt amount। ठीक है, तो चेंजेस क्या हो रहा है? बोलो, कितना हीट दिया हमने? dq। डी समझते हैं ना, स्मॉल, तो स्मॉल चेंज इन हीट। तो जैसे हीट में चेंज करोगे, हीट दोगे, तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा? चेंज होगा, ऑफकोर्स चेंज होगा। तो टेम्परेचर में कितना चेंज है? बोलो, dt, स्मॉल चेंज, बिकॉज हीट में भी चेंज स्मॉल ही है।
ठीक है, और बाय कीपिंग पिस्टन फिक्स्ड, तो पिस्टन क्या रखा है हमने, फिक्स रखा है, तो पिस्टन फिक्स रखा है मतलब वॉल्यूम क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ब्रैकेट में देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने पिस्टन वगैरह रखा है, फिक्स रखा है। तो अब मुझे बताओ, तो अब आपने क्या किया, अभी सिचुएशन तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली हो गई, क्योंकि आपने 1 मोल ऑफ गैस को हीट किया है ना, बाय सप्लाइंग हीट डी क्यू, उसके वजह से इन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है dt इधर, हाँ बट आगे आगे वाले स्टेप में ये t के जगह पे मैं लिख रहा हूँ dt, बिकॉज देर इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, एंड इफ देर इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर देन देर विल बी स्मॉल चेंज इन, सो एनर्जी चेंज हो रही है, और एनर्जी चेंज हो रही है तो ये मॉलिक्यूल जाके इधर कोलाइड होंगे, राइट, और क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो ये पिस्टन फिक्स है, सो अभी इस बार बट क्या फिक्स है बोलो, वॉल्यूम फिक्स है, बट क्या बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है ना, सो 10 मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कितना आएगा बोलो, तो वो सीवी वाला आएगा ना, तो सीवी इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, डी क्यू अपॉन डी टी, एन आएगा इधर, बट एन तो 1 मोल ऑफ गैस है ना, तो एन की जगह पे 1 आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा सीवी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, अब आगे जो लिख रहा हूं मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब लोग इधर देखोगे, तो डी क्यू क्या है, जो हीट हमने दी, अरे है नहीं, तो उस हीट की वजह से क्या बढ़ा, और टेम्परेचर की वजह से क्या बढ़ा, सो बेसिकली हीट की वजह से क्या चेंज हुई है, एनर्जी चेंज हुई, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या, डी, देर इज बिकॉज ऑफ हीट क्या चेंज हुई, एनर्जी चेंज हुई, तो हीट जो भी हमने जितनी भी हीट हमने सप्लाई की है दैट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन एनर्जी, और वैसे भी हीट और एनर्जी सेम यूनिट में गिनते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी, तो सी बी इज इक्वल टू डी क्यू के जगह पे क्या लिखे, डीई, और सामने कौन आएगा, डी टी, नीचे डी टी आएगा, तुम्हें समझा ये क्यों लिखा मैंने, बताओ क्यों, क्योंकि हमने जितनी हीट प्रोवाइड करी उसकी वजह से क्या चेंज हुआ, ओके, सो फिर डी टी इधर डिवाइड इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो सी बी इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, डी, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया तो भी चलेगा, तो ये बाउंसर क्या है क्या ये, राइट, फिलहाल हमने बट सीवी क्यों लिया फिलहाल, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्यों, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सीवी क्यों कंसीडर किया, हाँ क्योंकि आपने पिस्टन को क्या रखा है, और वॉल्यूम क्या है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही होगी ना, और क्या होगी, तो ये हुआ सिचुएशन नंबर 1 या केस नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हमने एक बार पिस्टन को फिक्स रखा था, अब हम लोग पिस्टन को क्या रखेंगे, मूवेबल रखेंगे, मतलब वापस से वही वेसल, वही पिस्टन, वही गैस, सब कुछ सेम, 1 मोल ऑफ गैस ही आएगा, बस तो अभी जो नट है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब अभी तुम्हारा पिस्टन क्या नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, मूवेबल है, ठीक, खुद से तो मूव नहीं होगा वो, आपको क्या देना पड़ेगा, हीट, तो 1 सेकेंड कितना हीट दी, डी क्यू, जो बोल रहा हूं ढंग से सुनना, डी क्यू हीट दी, तो हमेशा की तरह मैं वापस से वही बोलूंगा जो मैंने पिछली बार बोला था, तो आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू, मान लो मोनो एटॉमिक गैस है तो एनर्जी हुई 3/2 केबीटी, और आप क्या बढ़ा रहे हो, आप हीट दे रहे हो, हीट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एग्रीड, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, सारी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, राइट, इनकी भी एनर्जी बढ़ गई, अब ये जो मॉलिक्यूल है जो पिस्टन के नजदीक थे वो जाके किसके साथ कोलाइड होंगे, और प्रेशर क्रिएट करेंगे, हाँ, बट इस बार वो जो इस बार प्रेशर क्रिएट करने से प्रेशर चेंज नहीं होगा, बट क्यों होगा, क्यों नहीं होगा,
बिकॉज वो पिस्टन फिक्स नहीं है, अब वो पिस्टन क्या होगा, मूव होगा। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रेशर क्रिएट हुआ, आपको बोलना चाहिए वॉल्यूम चेंज हुआ। कैसे, या वर्क डन बोलना चाहिए आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे फॉलो करो, मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है जाके इसके साथ कोलाइड हुए, अच्छा ये अभी फिक्स तो नहीं है जबरदस्ती, तो कोलाइड होने से इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण वो पिस्टन कहाँ मूव होगा, आगे। तुम बोलोगे पिछली बार क्यों नहीं मूव होता, क्योंकि हमने इसको हाँ राइट। तो अब ये पिस्टन आगे आया, तो अगर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमने 9th में पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाते और उसका डिस्प्लेसमेंट होता तो हम लोग उसको वर्क डन बोलते हैं। तो इधर वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो वर्क डन हुआ, यहां से यहां तक वर्क डन हुआ। किसने वर्क डन किया, मॉलिक्यूल ने, गैस मॉलिक्यूल ने वर्क डन किया। क्यों, क्योंकि आपने उनको क्या दिया, हीट की वजह से उनको क्या मिली, और उस एनर्जी को लेके उन्होंने क्या किया, वर्क डन किया, वर्क डन किया। बट एक बात बताओ, ये सारे मॉलिक्यूल वर्क डन करते हैं क्या, ये जो इधर वाले मॉलिक्यूल है वो जाके पिस्टन के ऊपर कोलाइड हुए क्या, नहीं, वो शायद इधर कोलाइड होंगे, बराबर है, बट फिर इधर तो कोई मूव होगा नहीं, तो इन्होंने वर्क डन किया कि नहीं किया। तो इनके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, इनके बारे में इतना बोलेंगे कि इनकी खाली क्या चेंज हुई, बट इन्होंने वर्क डन किया, और इनका एनर्जी चेंज हुआ, बट वो चेंज इन एनर्जी उन्होंने किस काम में यूज किया, पिस्टन को मूव करने के काम में यूज कर लिया। तो इनका जो चेंज इन एनर्जी था, वो इनका जो डी था उसके वजह से क्या हुआ, डीडब्ल्यू हुआ। तो इनका डी किससे इक्वल हुआ, बट इनका डी डीडब्ल्यू से इक्वल। तो अब मुझे बताओ, दो टाइप के मॉलिक्यूल है अंदर, एक जिनका एनर्जी चेंज हुआ है और एक जिन्होंने क्या किया है, वर्क डन किया है। बट ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज आपने क्या प्रोवाइड किया। तो इस बार जो हीट हमने दी, उस हीट ने दो काम किए, उस हीट ने वर्क डन भी किया और उस हीट में क्या किया, एनर्जी भी चेंज किया। कुछ मॉलिक्यूल का जस्ट एनर्जी चेंज किया और कुछ मॉलिक्यूल ने क्या किया, बट ये सब क्यों किया, क्योंकि उनको क्या मिली, अभी भी नहीं समझा, हीट रिसीव करके वर्क डन हुआ और एनर्जी चेंज हुई, समझा, ठीक है, ठीक है। हाँ, सो बट इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है कि वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम चेंज है, इसलिए तो प्रेशर नहीं बढ़ा। अगर इधर इधर अगर पिस्टन को फिक्स रखते तो प्रेशर चेंज होता, क्योंकि जो फोर्स से वो कोलाइड कर रहे हैं, वो फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं होता, तो वो फोर्स की वजह से क्या क्रिएट होता, एडिशनल प्रेशर क्रिएट होगा। इस बार एडिशनल प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ क्योंकि पिस्टन आगे मूव हुआ, तो इस बार वॉल्यूम चेंज हुआ, बट क्या चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो इस बार जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी वो सीपी वाली रहेगी, सीवी वाली रहेगी, सीपी वाली रहेगी, और सीपी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फॉर्मूला वही डी क्यू अपॉन। बट आप ये भूल रहे हो कि इधर आंदो अभी यहाँ पे, तो ये dt जो है इधर मल्टी, dt इधर डिवाइड इधर गया, तो cp इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना आया, dq। आया कि नहीं आया, आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे आगे इधर dw वर्क डन है, तो आपको सबको पता होगा वर्क डन का फॉर्मूला है pdv। अब तुम में से आधे लोग तो हमेशा सोए रहते हैं, उनको तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लगा पिस्टन के ऊपर और पिस्टन का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैंने इस फोर्स को पिस्टन की एरिया से मल्टीप्लाई किया और पिस्टन की एरिया से डिवाइड किया, तो क्या बनेगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या है ये प्रेशर, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए उसको डी के साथ लिखना चाहिए, और प्रेशर क्या नहीं हो रहा, तो उसको पी के साथ जस्ट पी लिखना चाहिए, डी नहीं लिखना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन, राइट। एंड ऑल्सो आगे चल के मेरे पास एनर्जी है, तो एनर्जी का भी फॉर्मूला है हमारे पास। तुम बोलोगे कहाँ है एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, डी इज इक्वल टू कितना है, सीवी इंटू डी टी, सो सीवी इंटू डी टी। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आया कि हमने डी क्यू इतनी हीट प्रोवाइड करी, उस हीट के कारण कुछ मॉलिक्यूल ने वर्क डन किया और कुछ मॉलिक्यूल का बस क्या चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुआ। ये सही है कि नहीं है। उसके बाद और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहा, इसलिए हमने सीपी का यूज कर लिया, सीपी इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आई सीपी इंटू डी टी।
वर्क डन भी मैंने निकाल लिया, यहाँ पे रखा हुआ है, तुम्हें एग्जाम में ये सब देने की जरूरत नहीं, ये सब कैलकुलेशन। और डी की वैल्यू तो पिछले वाले इक्वेशन 1 से तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये सब उठा के इधर पुटअप कर दो, इस इक्वेशन में स्टार इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो मेरे पास क्या बनेगा बोलो, डी क्यू की जगह पे क्या आएगा बोलो, सो फ्रॉम स्टार, स्टार इक्वेशन बोलो, डी क्यू के जगह पे क्या आएगा बोलो, डी क्यू के जगह पे आ जाएगा सीपी इंटू डी टी, नहीं ध्यान दे रहे हो, डी क्यू के जगह पे क्या आएगा, सीपी इंटू डी टी, दिखता नहीं क्या है। फिर आगे वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू कितनी है, पी इंटू डी वी, और वो डी, डी की वैल्यू कितनी है, सी बी इंटू डी टी, जिनमें डी टी है उनको एक तरफ लो, कॉमन लेने का काम हो जाएगा, तो सी पी डी टी माइनस सी बी डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, पी डी वी, डी टी और डी टी क्या निकलेगा, कॉमन, तो सी पी माइनस सी वी, बाहर आया डी टी, सामने रहा पी डी वी, डी टी इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो सी पी माइनस सी वी, और सामने ये पी डी वी अपॉन डी टी, बोलो नहीं समझा, कुछ डाउट है क्या। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 स्टार बोल रहा हूँ। सो मुझे बताओ, हम लोग जो इक्वेशन मतलब जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने वेसल में कंटेनर में कौन सी गैस ली थी, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन ये करती है, सिंप्लीफाई करती है। तो अब मुझे बताओ, सो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एनआरटी, बट आपको पता है, राइट, आपको ये पता है कि हमने जो गैस लिया है वो 1 मोल ऑफ गैस है, तो हमने गैस लिया 1 मोल ऑफ गैस, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, बट अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करी है, हीट, है ना, और हीट प्रोवाइड करने से क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम, तो ये पी को वैसे ही रखूंगा बट वॉल्यूम के जगह पे क्या लिखूंगा, डीवी, आर तो कांस्टेंट होता है, बट हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो मुझे इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं समझा, पीवी इज इक्वल टू आर टी, इक्वेशन ऐसे लिखना पड़ेगा ना, क्यों लिखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज चेंज इन एंड चेंज इन, बट प्रेशर इज कांस्टेंट, और आर तो होता ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो dt अभी इधर मल्टीप्लाइड है आर के साथ, इस तरफ आया तो पी डीवी डिवाइडेड बाई डी टी, सामने कौन आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करो 2 स्टार इक्वेशन में, और 2 स्टार इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा बोलो, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू पी डीवी अपॉन डी टी, कितना आया, आर, है ना, पी डीवी अपॉन डी टी इज आर, और ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, बिकॉज इसमें Cp भी और Cv भी है, Cp और Cv को कंटेन करने वाला फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन। So what is Mayer's relation? It is the relation between molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat capacity at constant, and universal gas constant. ये तो R हमें पता है, R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद है कि नहीं है, ओके, तो इस तरीके से रिलेशन आ गया जिसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पार्ट लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया उसका एक्सप्लेनेशन इधर लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पिस्टन को क्या रखा, मूवेबल रखा, पिस्टन को मूवेबल रखा, राइट, सो इधर लिख रहा हूं मैं,
सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पिस्टन इज अलाउड टू मूव, कैसे मूव किया उसको अलाउ कैसे किया, मतलब पिस्टन कैसे मूव हुआ, तो हमने उसको क्या दिया, हीट दिया, कितना हीट दिया, DQ, हीट सप्लाई किया गैस को, उसके कारण कुछ मॉलिक्यूल जाके कोलाइड हुए किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, मैंने सम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इट हैज ए इंपॉर्टेंस, बिकॉज कुछ मॉलिक्यूल तो कोलाइड नहीं होंगे ना, तो उनकी एनर्जी खाली क्या हुई है, चेंज हुई है, तो फिर यहाँ पे वर्क डन भी हुआ है और एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो हीट की वजह से ये दोनों चीजें हो गई है। आगे, और वो जो वो जो हमने मॉलिक्यूल को हमने जो हीट दिया, उसके कारण जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, तो डिस्प्लेस करते हैं, किसको डिस्प्लेस करते हैं, पिस्टन को, डिस्प्लेस पिस्टन बाय स्मॉल अमाउंट, तो पिस्टन का अगर मूवमेंट हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ, और फिर क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, बिकॉज पिस्टन आगे मूव हुआ तो एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई हुआ, बट वॉल्यूम चेंज हुआ, बट क्या चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, राइट। सो फिर आपने एक इक्वेशन लिख दिया कि जितना भी हीट आपने दिया उसके कारण वर्क डन हुआ और एनर्जी भी क्या हुई, चेंज हुई, और आगे जो भी मैंने किया वो तुमको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, राइट। सो इस तरीके से मेयर्स रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, मतलब यहाँ पे सीवी क्यों यूज किया, ऐसा कुछ डाउट है, राइट, क्यों यूज किया तुम्हें समझा ना, क्योंकि पहले केस में पिस्टन क्या था, फिक्स था, बराबर है, और वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो इसलिए सीवी यूज किया, और यहाँ पे वर्क डन तो हुआ नहीं था, इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्ट, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या, चेंज इन एनर्जी, क्योंकि वर्क डन ही नहीं हुआ था, तो मैं इधर वर्क डन लिख भी दूं प्लस DW, तो भी वो DW मुझे जीरो लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पिस्टन मूव हुआ, तो DW जीरो लिया, तो DQ खाली किससे इक्वल आया, D से इक्वल आया, समझा कि नहीं। और फिर अगले केस में हमने पिस्टन मूवेबल रखा था, तो जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल पिस्टन को मूव करते हैं, और कुछ जो मॉलिक्यूल नहीं मूव करते उनका एनर्जी चेंज हुआ है, और जिन्होंने मूव किया उन्होंने वर्क डन किया, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन एनर्जी। अब इसमें बस रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुटअप करिए और फिर उसको सॉल्व किया, आपको सॉल्व कैसे किया, और ये मैंने आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे यूज किया, समझा ना, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो जो हमारा कैलकुलेशन चल रहा है 1 मोल ऑफ गैस के लिए चल रहा है, तो एन की जगह पे कितना 1, बट हमारे सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए प्रेशर को पी लिखा, वॉल्यूम को डीवी लिखा, और टेम्परेचर भी चेंज हुआ क्योंकि हीट सप्लाई किया था, और फिर यहाँ से पी डीवी अपन dt की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई वो r, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, और हमारे सामने Cp माइनस CV ये रिलेशन आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे, श्योर हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे तो R जो है, R का यूनिट क्या है, 8, या फिर यूनिट बोल रहा हूं बट वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन, बराबर है। बट आपने देखा होगा कि कभी कभी एनर्जी जो है वो कैलोरीज में भी गिनते हैं, नहीं याद है, आप लोग जो चिप्स के पैकेट खाते हो उसके पीछे क्या लिखा रहता है, कैलोरीज लिखी रहती है, बराबर है, तो बेसिकली वो एनर्जी है, बट दैट एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरीज में लिखा है, तो एनर्जी का यूनिट जूल भी हो सकता है और जूल उसका ऐसा यूनिट है, तो तुम बोलोगे कैलोरी सीजीएस रहेगा, नहीं, सीजीएस तो अर्ग है, तो कैलोरी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, राइट। तो फिर अगर आपको जूल से इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको एक नंबर से डिवाइड करना पड़ता है इसको। सो नाउ सी मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन कैन बी written as Cp minus Cv is equal to R upon J। अब ये वाला J जो है वो जूल वाला J नहीं है, ठीक है, तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क है, मतलब मैं कैसे समझाऊं इसको, तुम ऐसा समझो कि एक नंबर है जो उस जूल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैलोरीज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो वेयर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लेता हूं मैं, वेयर J इज
सो कभी कभी हीट जो है वो मेजर किया जाता है कैलोरी में और वर्क मेजर किया जाता है जूल में। और ये जो रिलेशन है ये मान के किया हुआ है कि दोनों किसके यूनिट में है, जूल वाले यूनिट में, तो दोनों सेम यूनिट में है, ऐसा इधर एज्यूम किया हुआ है, राइट। बट कभी कभी हीट किसमें गिनते हैं, कैलोरीज में, तो उस टाइम पे इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि आर खुद किसमें है, जूल में। तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, जे से, कैपिटल जे से। ओके, सो मैंने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड से ही, ये भी थर्मल एक्सपेंशन में है, आप नोट्स में चेक कर सकते हो मेरे 11th के। क्या फॉर्मूला बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक ही फर्क है, शायद वहां पे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल ना स्मॉल सी वी है और स्मॉल सी पी लिया हुआ है, और मोलर का कैपिटल सी और कैपिटल वी, ऐसा सी पी सी वी, दोनों कैपिटल, दोनों सी कैपिटल और दोनों सी स्मॉल। 11 की बात कर रहा हूं, बट यहाँ पे आपने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या यूज करना है बोलो, एस। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करना होगा तो सिंपल है काफी। सो आपको अगर याद होगा तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो वो होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, बट वो मोलर मास लेंगे, और नीचे ये dt। और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, अच्छा अगर मैं इधर इधर जस्ट मास लू, क्या लू यहाँ पे मास अगर लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मतलब एस हो जाएगा ये, बराबर है। बट यहाँ पे मास के जगह पे अगर मैं मोलर मास लू, तो तुम्हें सबको पता है कि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और मोलर मास को इधर भेजा तो m इज इक्वल टू कितना होगा, n इंटू एम नॉट। तो इधर dq अपॉन m की जगह पे कितना आएगा, n इंटू एम नॉट, और बाजू में dt। तो फिर ये कौन सा स्पेसिफिक हीट बनेगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट बनेगा। तो तुम्हें फर्क समझ में आता है क्या, मास और यहाँ पे मोलर मास, मतलब बेसिकली एम नॉट अगर लेते हो आप लोग, चाहिए तो एम नॉट ही रखो। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट और ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, अरे कि नहीं, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और फिर ये s अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन m और 1 अपॉन एम नॉट, एम नॉट कहाँ जाएगा ऊपर, तो s अपॉन सी एम नॉट अपॉन m हो जाएगा, होगा ना ऐसा। और फिर तुम्हें पता है यूनिट मास के लिए, मतलब जो गैस हम लोग लेते हैं वो यूनिट मास ऑफ गैस लेते हैं, तो यूनिट मास ऑफ गैस के लिए कैपिटल एम कितना रहेगा, 1 रहेगा, और फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकल सकता है, क्लियर है कि नहीं। सो बेसिकली, बट इतने इतने डिटेल में मत जाओ तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो,
राइट। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है। मैं तुम्हें इसको मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग इसको डिराइव करते बैठो, बिकॉज वो टाइम भी नहीं है। आप डायरेक्टली कंसेप्ट याद करो 11th स्टैंडर्ड से कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 होती है, तो फिर ये फॉर्मूला 2 बार लिखा जाएगा। तो फिर ये आएगा C इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एस, बट एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और एक बार कांस्टेंट प्रेशर के लिए, इसलिए 2 बार आएगा। फिर CV और CP दोनों उठा के फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। CV कितना एम नॉट इंटू एस वी और CP कितना एम नॉट इंटू एस पी। तो हमने ये दोनों उठा के इधर पुटअप कर दिया। एम नॉट मोलर मास कॉमन निकला, वो इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, और अब आपको मेयर्स रिलेशन आया। बट वो मेयर्स रिलेशन अब इस बार आपको कौन से हीट में आया बोलो, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो जे जो जूल को किस में कन्वर्ट करता है, कैलोरीज में, और ये एम नॉट मतलब कौन, मोलर मास। तो ये हो गया मेयर्स रिलेशन इन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और ये हुआ मेयर्स रिलेशन इन मोलर स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीज, और ये हुआ मेयर्स रिलेशन इन मेयर्स रिलेशन ऑफ मोलर कैपेसिटीज इन जूल। नहीं समझा? ये कौन सी कैपेसिटीज है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कौन सी कैपेसिटीज है, बट इसमें हमने जूल में रखा हुआ है और इसको हमने कैलोरीज में कन्वर्ट किया है, और ये किस में ये किस में है बोलो, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फिर आपको शायद अभी 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो मेरे हिसाब से पूरा ही देना पड़ेगा, यहां तक देना पड़ेगा, और 3 मार्क का क्वेश्चन है तो शायद वो इधर तक दिया तो भी चल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस इज मेयर्स रिलेशन फॉर प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक है, भूलना नहीं है अभी। ये डाउट है क्या आपको? ये कितनी सिचुएशन है यहाँ पे, 3 नहीं है, 2 ही है। ठीक है, बाकी तो यूनिट का है ना। तो 2 सिचुएशन कौन सी, एक बार पिस्टन मूवेबल था और एक बार पिस्टन फिक्स था। फिक्स के कारण CV आया, मूवेबल के कारण CP आया, और फिर वही से जो आप डेरिवेशन को फॉलो करना, वही से CP और CV में क्या आया, रिलेशन आया, राइट। उसके बाद तो खाली हम लोग कंडीशन चेंज करते जा रहे थे। कंडीशन मतलब फॉर्मूला या केसेस। ओके, कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसकी मदद से क्या सीखना है अभी आप ध्यान दो अभी यहाँ पे। हाँ, सो मेयर्स रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, और गैसेस की क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बोलो, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो सबसे पहले ये भी स्टैंड अलोन सेपरेट कंसेप्ट है, मतलब यूज तो मेयर्स रिलेशन ही होगा, बट सेपरेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या पूछेंगे, व्हाट आर दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। अगर ऐसा पूछा तो समझ आओ 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन। बट कभी कभी आपको स्पेसिफिक पूछते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, या फिर पॉलीएटॉमिक गैस। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, सो जो मैं बोल रहा हूं ढंग से सुनना। मुझे बताओ, मोनो एटॉमिक गैस में एक ही गैस होता है, एक ही गैस आइटम होता है, मॉलिक्यूल में एक गैस आइटम होता है, मॉलिक्यूल में एक ही आइटम होता है। और अगर एक ही आइटम होता है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो वी नो मोनो एटॉमिक गैस हैज 3
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशनल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जा सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जा सकता है, और तुमको पता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हाफ केबीटी एनर्जी। कितनी एनर्जी? तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हाँ, सो देयरफॉर एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी तो रहेगी 3, एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ केबीटी, क्योंकि एक मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केबीटी होती है, तो ऐसी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ केबीटी। यहां तक क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। सो अभी एनर्जी किसकी फाइंड आउट कर रहा हूं मैं? ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, मुझे 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी चाहिए। तो पता है 1 मोल ऑफ गैस मतलब Na मॉलिक्यूल्स। ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे किसकी एनर्जी चाहिए? तो 1 मोल ऑफ गैस मतलब Na मॉलिक्यूल्स, Na एवोगाड्रो नंबर है ना। तो मुझे ये 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है मेरे पास, बट मुझे Na मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चाहिए। तो फिर आपको बस इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। अरे अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है और मैं बोलता हूं मुझे 2 मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे 10 मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए तो ये 1 की है ना, तो 10 इंटू दिस। बट अगर मुझे Na मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए तो Na इंटू दिस। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाई 3/2 KBT। अरे है नहीं? अब आगे बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू, इधर कौन Na है और इधर कौन है? KB है। सबको पता है Na इंटू KB इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। तो क्या आपकी एनर्जी आई 3/2? बोलो, Na और KB की जगह पे R और ये T, तो 3/2 RT। ये किसकी एनर्जी आई? एक मॉलिक्यूल की आई कि एक मोल की आई? सो दिस इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी। अरे बोलो भाई, बट तुम बोलोगे, तुम में से कोई बोलेगा सर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना था, आपको सीपी निकालना था, सीवी निकालना था, वो सब छोड़ के आप एनर्जी निकाल रहे हो, राइट? तो तुमको पता है 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है कि सीवी जो होता है वो होता है DE/dt। सीवी कितना होता है? कोई बोलेगा सर सीवी DQ/dt होता है, बट सीवी में जो DQ होता है, सीवी में जो DQ होता है वो खाली क्या करता है? वो खाली एनर्जी चेंज करता है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए वर्क डन होता है। तो DQ किससे इक्वल है? इसलिए सीवी की वैल्यू कितनी आई? DE/। तो अब मेरे पास E तो आ चुका है, तो सीवी इज इक्वल टू D/dt वैसे रहने दो। और ये कौन? E है ना, तो E की वैल्यू आ गई ना मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। तो कितनी है E की वैल्यू? बोलो, 3/2 RT, राइट? तुम में से कोई मुझे ये बोल सकता है कि आपके पास E की वैल्यू तो यही से थी, तो अगर आपने E पुट करना ही था तो यही पुट कर देते ना इधर E के जगह पे। बट आपको ये पता होगा CV और CP में जो गैस होता है वो 1 मोल ऑफ गैस होता है, तो जो एनर्जी भी चाहिए वो, और ये जो एनर्जी थी वो एक मॉलिक्यूल की थी, 1 मोल की थोड़ी ना थी। नहीं समझा? तो इसलिए एनर्जी पहले किसकी निकाली? मैं दोबारा बोल रहा हूं, सीवी और सीपी में गैस का अमाउंट कितना होता है? 1 मोल। तो फिर जो ई की वैल्यू, ई मतलब एनर्जी ऑफ गैस, बट अगर गैस 1 मोल है तो एनर्जी भी कितने मोल की चाहिए? तो ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी थी, उसको Na से मल्टीप्लाई करने से वो एक मोल की एनर्जी बनी। अब मैं उसको इधर पुट कर सकता हूं। पहले पुट कर सकता था क्या डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि वो 1 मोल की नहीं थी, वो किसकी थी? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो सबको पता है डी का मतलब डेरिवेटिव। तुम बोलोगे सर डी का मतलब चेंज। हाँ भाई, चेंज मतलब मैथमेटिकली डेरिवेटिव। तो डी इज व्हाट? चेंज, चेंज या फिर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट,
विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टी टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैंने डेरिवेटिव लेना तुम्हें 11 में सिखाया है, तो पता है डेरिवेटिव में हमने लॉ सीखा था, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक तो बचता है, या कांस्टेंट कब बचता है, जब उसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में वेरिएबल हो, और कांस्टेंट कब मरता है, जब उसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में वेरिएबल। तुम बोलोगे अचानक से कांस्टेंट पे कहां पहुंच गए, क्योंकि 3/2 और आर कौन है, कांस्टेंट, तो बचेंगे कि मरेंगे, क्योंकि टेम्परेचर फिर वेरिएबल है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होता है, तो फिर कांस्टेंट बच गया, तो बोलो क्या बचेगा आगे, 3/2 आर। अब टेम्परेचर का डेरिवेटिव, तो टेम्परेचर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे, टेम्परेचर ही निकाल रहे। तो अगर आपको याद होगा तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता था, तो वैसे टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, 1 आएगा। सो ये आएगा 3/2 इंटू आर, और सामने कौन आएगा, सीवी। अबे डेरिवेटिव 2 बार सिखाया मैंने, मैथ्स में सिखाया, फिजिक्स में सिखाया, राइट। अभी भी नहीं आता तो बस बैठे रहने का। तो सीवी आया, बट आपको पता है कि मेयर्स रिलेशन क्या बोलता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना होता है, आर होता है कि नहीं होता है। तो हमने तो अभी खाली सीवी निकाला है, सीपी निकाला, तो फिर सीवी की वैल्यू इधर पुटअप कर दो, तो क्या आएगा, सीपी माइनस सीवी के जगह पे क्या लिखेंगे, 3/2 आर, और सामने पहले से आर है, तो सीपी माइनस 3/2 आर राइट में जाएगा, तो प्लस 3/2 आर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालो, अभी थोड़ा मैथ्स करो, इस आर के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 इंटू आर 2r, प्लस 1 इंटू 3 और ये आर, और नीचे 2 1 जा, तो कितने आर, नीचे 2, तो सीपी इज इक्वल टू कितना आया, सीवी इज इक्वल टू कितना आया, 3/2, और सीवी कैसे निकाला, डी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट वो एनर्जी कितनी मोल ऑफ गैस की, तो इसने एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस निकाल लिया, बट हमारे पास एनर्जी कितने एक मॉलिक्यूल का था, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, Na मॉलिक्यूल से, तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ, और फिर उसको ई के जगह पे पुटअप कर दिया, डेरिवेटिव लिया, सीवी मिला, और सीवी को उठा के मेयर्स रिलेशन में पुट कर दिया, क्या मिला, सीपी मिला। अबे नहीं समझा, क्लियर है क्या। अब एक और चीज यहां से निकाल के रखो, वो है एडियाबेटिक कांस्टेंट। एडियाबेटिक कांस्टेंट मतलब ग्यामा, है ना, तो ग्यामा की वैल्यू क्या होती है, सीपी अपॉन सीवी, साउंड चैप्टर लैप्लास करेक्शन, तो याद करो, तो ग्यामा होता है सीपी अपॉन सीवी, तो सीपी कितना है बोलो, 5r अपॉन 2, और सीवी कितना है बोलो, 3/2r, राइट। तो ये r और r क्या होगा, 2 और 2 क्या होगा, तो ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा, नहीं समझा, सो 5/3, और ये क्या आया, ग्यामा, बराबर है। ये ग्यामा किसके लिए आया बोलो, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। अब तुम बोलोगे सर इसका यूज क्या है, तो यूज अगेन 11th स्टैंडर्ड में जाओ, और 11th स्टैंडर्ड में वो वही साउंड वाला कंसेप्ट, राइट। अगर आप वहां पे यूज याद करोगे, कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं। सो अगर आप लोग लैप्लास करेक्शन याद करोगे, तो लैप्लास के अकॉर्डिंग साउंड का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, वो होता था ग्यामा पीवी अपॉन एम नॉट, ग्यामा पीवी अपॉन एम नॉट मोलर मास। बट सबको पता है पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी, और यहाँ पे हम लोग 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, मतलब जो डिस्कशन मेरा चल रहा है उसमें 1 मोल ऑफ गैस है, तो एन की जगह पे कितना पुट करेंगे 1, तो पीवी इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ग्यामा आर टी अपॉन एम नॉट, ये है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अरे आए नहीं, तुम में से कोई बोलेगा सर, जिसने भी पढ़ा हुआ है, जिसने भी पिछले लेक्चर का थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ, वो बोलेगा सर ये VRMS का एक फॉर्मूला था, 3RT अपॉन एम, ये थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है। यस बिल्कुल, ये तुम्हारा क्या था, ये था तुम्हारा RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल का स्पीड था ये, और ये साउंड का स्पीड है, राइट। बट अगर तुम में थोड़ा भी अक्ल हो, साउंड को कैरी कौन करता है, गैस मॉलिक्यूल, तो गैस का जो स्पीड रहेगा वही किसका स्पीड रहेगा, कि साउंड और गैस अलग अलग चलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहता है, दोनों स्पीड का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज सेम। एनीवेज मुझे कुछ समझाना था। सो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालो,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, और मैंने गैस दिया मोनो एटॉमिक गैस, तो फिर आपको पता है कि ये जो गामा की वैल्यू है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है 5/3। तो फिर ये गामा की वैल्यू इधर कितना पुटअप करोगे 5/3 और इसको सॉल्व करोगे। तुम बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे सर, बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं है। अरे आर तो गिवन होता है, मतलब फिक्स होता है 8.314। मोलर मास तो गैस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, गैस का नाम जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे मोलर मास, और टेम्परेचर भी गिवन रहेगा। सो देयरफॉर इस तरीके से आप लोग इधर गामा पुटअप करोगे मोनो एटॉमिक गैस का, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड मिलेगा इन मोनो एटॉमिक गैस, राइट। तो गामा का यूज यहाँ पे है, ऐसे यूज है उसका। सो यहां से तुमको क्या क्या मिला बोलो, सीपी मिला मोनो एटॉमिक गैस का, सीवी मिला, और क्या मिला, और गामा मिला, मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट मिला। क्या बोलते हैं उसको, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो कभी कभी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का एडियाबेटिक कांस्टेंट पता करो, तो आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन देना पड़ेगा, यहां तक देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, ओके। सो ये तो हुआ मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए बोलो, डायटोमिक गैस, राइट। सो आगे फॉर डायटोमिक गैस। सो डायटोमिक गैस 2 टाइप का होता है, एक जिसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, और एक जिसके लिए पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। हेवी रहेगा तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेट नहीं होगा, और लाइट रहेगा तो बिकॉज ऑफ वाइब्रेट भी होगा, बराबर है। सो फॉर diatomic gas having 5 degree of freedom, 5 डिग्री ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से आई, तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 एंड 2 यस। अगर कल का तुम्हें कंसेप्ट याद हो तो तुम्हें पक्का पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल की एनर्जी बोलो, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केबीटी एनर्जी मिलती है, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5 इंटू हाफ केबीटी, मतलब कितना 5/2 केबीटी, इतनी एनर्जी होगी उसकी, बराबर है। बट ये तो एक मॉलिक्यूल की हुई, बराबर है। हमें क्या चाहिए, एक मोल की, वो सीवी में पुट करने के लिए, तो फिर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब मैं ही समझाऊंगा कैसे करेंगे, बोलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 5/2 केबीटी को, मतलब एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल का आ जाएगा। Na और Kb क्या होते हैं, R होते, तो 5/2 RT, तो ये वही एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। और दूसरी चीज न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो लोग बोलते हैं 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी निकालो, कभी कभी बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालो, तो तुमको ये फॉर्मूले आने चाहिए, 5/2 केबीटी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, 5/2 RT एक मोल की एनर्जी, राइट। तो ये तुमको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अच्छा बोलो फिर फटाफट से CV इज इक्वल टू कितना होता है, DE/dt, तो D/dt वैसे रखेंगे और E के जगह पे E की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वो 5/2 RT। डेरिवेटिव लेना सीख गए रहेंगे, 5/2 और R नंबर है, बचेंगे कि मरेंगे, किसके वजह से, T के वजह से, और T का डेरिवेटिव उतरे से T कितना आएगा, तो CV इज इक्वल टू कितना आया, हाँ। बट तुम्हें पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू कितना होता है R, तो CP इज इक्वल टू हुआ R प्लस CV, माइनस CV उधर गया तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV कितना होता है 5/2 R, R के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 इंटू R 2R प्लस 1 इंटू 5R 5R, नीचे 1 इंटू 2 2, कितना आया 7R/2, तो CP कितना आया डायटोमिक गैस के लिए 7R/2। और अब अगर हमने एडियाबेटिक कांस्टेंट निकाल लिया है ना, एडियाबेटिक कांस्टेंट ये यूज होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स में भी, तो एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बोलो जल्दी, CP/CV, तो CP है कितना 7R/2, CV है कितना 5/2 R कैंसिल 2 गया, कितना आया 7/R, तो गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 7/5। तो अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड इन डायटोमिक गैस निकालने बोला, स्पीड ऑफ साउंड इन
तो ग्यामा के जगह पे कितना लोगे बोलो? इधर कहाँ पे वो फॉर्मूला में कहाँ है वो? हाँ इधर ग्यामा की जगह पे कितना लोगे? 7/5। समझा कि नहीं? ओके अब कौन सा? डायटोमिक वाला ही गैस, बट जिसके पास कितने हाँ मतलब वाइब्रेशन भी है, ठीक है। तो फिर आगे, फॉर अ डायटोमिक गैस हैविंग कितना? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज, इसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई बोलो? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी तो 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 7 इंटू हाफ KBT। हाँ ठीक है। हमें तो किसकी एनर्जी चाहिए? 1 मोल की। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से। वन सेकेंड, Na इंटू KB R, ठीक है। तो अभी इसको तुरंत उठा के DCB में पुटअप कर दो, D/dt। सो D/dt, E के जगह पे कितना आएगा? 7/2 RT। सबको होता है 7/2 और R बचेंगे, कांस्टेंट है वो, डेरिवेटिव में बच जाते हैं अगर साथ में वेरिएबल हो तो उन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में टेम्परेचर वेरिएबल है, तो टेम्परेचर का डेरिवेटिव उतरे तो टेम्परेचर कितना आएगा? 1। फिर आपके पास Cp निकालना पड़ेगा अभी, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, तो R प्लस 7/2 R, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, LCM 2 इंटू R 2R, 1 इंटू 7R 7R, 2 1 2, 9R डिवाइड बाई 2, कौन आया ये? Cp। और फिर एडियाबेटिक रेशियो निकालो, Cp अपॉन Cv, 9/2R अपॉन 7/2R, R गया 2 गया, तो 9/7। हो गया? मेरा पानी वाटर है, मेरा पानी का बोतल तो है, ये मेरा है क्या? क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारा कचरा जमा है, जरा चेक करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो नेक्स्ट पार्ट, अभी आवाज नहीं हो रही, ध्यान दो। नेक्स्ट पार्ट आपको सीखना है, दैट इज पॉलीएटॉमिक गैसेस, ठीक है। तो हमें वापस से Cp Cv चाहिए पॉलीएटॉमिक गैसेस का, बट आपको पता है शुरुआत तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से होती है, तभी एक मॉलिक्यूल का एनर्जी आता है, तभी एक मोल का एनर्जी आता है, तभी Cv आता है, तभी Cp आता है, तभी गामा आता है, ऑर्डर तो ऐसा ही है। तो अभी आपको पॉलीएटॉमिक गैसेस का क्या निकालना है बोलो? डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो एक बात बताओ, कितने भी मतलब कितने भी एटम का मॉलिक्यूल हो, 4 एटम से बना हो या 5 एटम से बना हो, एक बात तो तय है कि वो जो जब वो सीधा मूव करेगा तो एक तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग सीधा जाएगा, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर मतलब लेट्स से मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये एक मॉलिक्यूल है और लेट्स से ये मॉलिक्यूल जो है, ध्यान दो,
तो ये 4-5 और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। सपोज उन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसा है, लेट्स से जानबूझ के ऐसा अरेंजमेंट ले रहा हूं, तो ये पूरा अरेंजमेंट एक तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है सीधा, या फिर पूरा अरेंजमेंट सीधा मूव हो सकता है, या फिर पूरा अरेंजमेंट मूव हो सकता है, और कोई चौथा एक्सिस है क्या? तो तीन ही पॉसिबल एक्सिस है स्ट्रेट मूव होने के लिए। तो स्ट्रेट मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी पॉसिबल है? 3 से ज्यादा पॉसिबल है क्या? मतलब एटम्स बढ़ गए इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गई, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि एक्सिस थोड़ी ऐड होने वाले। तो अब मुझे बताओ कि पॉलीएटॉमिक गैसेस के पास दे पोजेस बोलो व्हाट? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एटम, दैट डजंट मैटर, एक्सिस तो 3 ही है ना। अब बात करते हैं हम लोग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो तुमको पता है कि रोटेशन में वो मॉलिक्यूल जो है वो एक एक्सिस के अबाउट फिक्स होता है और बाकी 2 मॉलिक्यूल एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसके अबाउट क्या होता है? रोटेट होता है, राइट? इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और आपको पता है रोटेट होने के लिए वो कहीं पे तो फिक्स होना चाहिए। सपोज इसको रोटेट होना है तो कहीं पे तो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, राइट? तो तुम बोलोगे सर इधर बीच में फिक्स कर दो, तो ऐसा ऐसा बीच में फिक्स कर जाओ, देखो ऐसा रोटेट हो जाएगा। अरे बट बीच में फिक्स करने के लिए बीच में मैटर है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तुम बोलोगे है ना वो डैश है, वो फोर्स है, वो क्या है? वो नॉन इंटरेक्टिंग फोर्स है, वो मतलब वो फोर्स है बट उधर कुछ मैटर नहीं है। तो फिर अगर उसको फिक्स करना है तो एक तो इधर फिक्स करना पड़ेगा या इधर फिक्स करना पड़ेगा, किसी एक तरफ फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ही एटम और इधर एटम है, मैटर इधर ही 2 जगह पे। जैसे डोर को एक तरफ हमने फिक्स किया है तो वो दूसरी तरफ से रोटेट हो सकता है, तो वैसे इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे फिक्स करूं तो अब वो क्या हो सकता है? रोटेट। अब वो रोटेट एक तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है कि नहीं? या फिर ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है। अरे है नहीं? और कुछ रोटेशन पॉसिबल है? तो यही 2 रोटेशन पॉसिबल है। वही तो मैं बोल रहा था कि अगर उसको एक तरफ फिक्स करते हैं तो रोटेशन खाली कितने पॉसिबल है? 2 ही रोटेशन पॉसिबल है, समझे कि नहीं? सो देयरफॉर मॉलिक्यूल में कितने भी एटम होने दो, कितने भी रोटेशन कितने तरीके के पॉसिबल है? 2 ही तरीके के पॉसिबल है। तो 2 तरीके के रोटेशन के लिए 2 एनर्जी लगेगी, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? सो मैं इधर क्या लिखूंगा? 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब आगे सुनना। अब आता है तीसरा मोशन, कौन सा? वाइब्रेशन मोशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? हो सकता है एनर्जी के कारण ये फिक्स हो और ये यहां से दूर जा रहा हो, और अगर ये यहां से दूर जा रहा है तो ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पास ऑसिलेशन करने के बाद तो कारण इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ऑसिलेशन के लिए दोनों लगती है। तो इसमें भी क्वाड्रेटिक टर्म है और इसमें भी, और एक क्वाड्रेटिक टर्म मतलब हाफ केवीडी एनर्जी या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इधर भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल वाइब्रेशन के कारण कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई? 2। बट जैसे ये फिक्स है तो अगर तीनों में से मान लो एक फिक्स है, और तो फिर दूसरा ये भी इसके अबाउट मूव हो सकता है, और ये भी इसके अबाउट क्या हो सकता है? मूव हो सकता है। तो फिर इसके पास भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। अरे नहीं समझा मैं क्या? तो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल बढ़ने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर 2 ही मॉलिक्यूल होती तो 2 ही होते तो ये फिक्स रहता, क्योंकि किसी के अबाउट रोटेट ऑसिलेट होना होता है ना। अगर ये फिक्स है तो ये दूसरा जो है वो आगे जाएगा, या फिर ये फिक्स है तो ये दूसरा आगे जाएगा, या तो एक फिक्स रहता है, दूसरा ऑसिलेट होता है। तो वैसे 2 ही मॉलिक्यूल है तो उधर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही आती। बट अगर 3 मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 4 हो गए ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं, बट किसके फिक्स रहते हैं हमेशा? और इनको मॉलिक्यूल से, सॉरी, मॉलिक्यूल में कितने आइटम है उससे लेना देना, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है। बट वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? चेंज होती है, बराबर है? अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं।
तो अगर एक का वाइब्रेशन हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 2। एक नहीं, एक एटम वाइब्रेट होने से कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है? क्योंकि उस एटम को वाइब्रेट होने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी लगती है, और एक एनर्जी मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दो एनर्जी मतलब तो एक एटम का वाइब्रेशन कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लाता है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लाता है। दो एटम के वाइब्रेशन हुए तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे समझे कि नहीं? तो अब ऐसे कितने एटम के वाइब्रेशन हो रहे हैं वो आपको पता, बट इतना तो जरूर पता है कि एक वाइब्रेशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लाता है। बराबर है? नहीं समझा? एक वाइब्रेशन एग्रीड? तो मैं इधर लिख रहा हूं। सो ड्यूरिंग इधर क्या लिखा है ध्यान दो। अभी यहां पे ये वाला नेक्स्ट वाले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, वन वाइब्रेशनल मोशन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्वाड्रेटिक टर्म्स। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। हेंस कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो फिर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी मिलती है? हाँ, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 इंटू केबी, 1/2 केबीटी, तो 2 क्या हो जाएगा? तो कितना बचेगा? तो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है केबीटी, एक वाइब्रेशन की। कितने वाइब्रेशन की? सो फॉर वन वाइब्रेशन, तुम्हारा एनर्जी ऑफ वन वाइब्रेशन इज केबीटी। बराबर है? अब आगे सुनना। नाउ 10 पॉली एटॉमिक गैसेस, क्या लिख रहा हूं ठीक से ध्यान देना। पॉली एटॉमिक गैसेस possess 3 ट्रांसलेशनल, ट्रांस मतलब ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सर्टन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर्टन कितनी हमें नहीं पता, 2 3 4 5 जो भी होगी, तो मैं एफ बोल रहा हूं, या फिर लेट एफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर्टन एफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे समझा कि नहीं? मतलब हो एफ का मतलब जैसे अभी जब भी सपोज इधर 3 एटम है तो कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं? 2 वाइब्रेशन, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, तो फिर यहां पे 2 वाइब्रेशनल मोड आए, और 2 वाइब्रेशनल मोड की वजह से 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, 2 इसकी और 2 उसकी। राइट? समझे कि नहीं? सो ध्यान देते रहना अब यहां पे। सो कंफ्यूजन होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, गैसेस बोलने से अच्छा गैस मॉलिक्यूल, जल्दी बोलो क्या आएगा टोटल एनर्जी? सबसे पहले मुझे बताओ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 इंटू हाफ केबीटी, ये किसकी वजह से हुआ? प्लस, अच्छा एक मिनट लिखोगे डायरेक्टली, 3 ट्रांसलेशनल 2 और सर्टन एफ, डायरेक्ट लिख रहा हूं देखो, तो 3 ट्रांसलेशनल मतलब 3 इंटू हाफ, चलो हो गया। कितने रोटेशन? तो 2 इंटू, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ बोलना है अभी, यहाँ पे डिस्कशन करना है यहाँ पे, ठीक है? इसमें वो क्या डिस्कशन करना मैं आऊंगा वहां पे। यहां तक क्लियर है क्या? और प्लस
सर्टन वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कितने होते वो नहीं मालूम, बट इतना पक्का है कि एक वाइब्रेशन हुआ तो केबीटी एनर्जी, एक वाइब्रेशन हुआ तो दो वाइब्रेशन हुए तो तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था हाफ केबीटी। अरे हाफ केबीटी बोला था ना मैंने, बट आपको पता है वाइब्रेशन में कितनी क्वाड्रेटिक टर्म होती है? दो होती। वाइब्रेशन एक, बट क्वाड्रेटिक टर्म तो दो, ये टू। अच्छा इधर ही लिखा है मैंने हाफ केबीटी प्लस टोटल मिला के कितना होगा केबीटी। अरे आधा केबीटी प्लस आधा केबीटी कितना होगा? तो एक वाइब्रेशन के लिए कितना केबीटी? एक केबीटी। तो दो वाइब्रेशन के लिए और ऐसे अगर एफ वाइब्रेशन है, शाबाश, एफ केबीटी। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूज होगा कि इधर मैंने हाफ केबीटी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हाफ केबीटी से, बट अकेले यहां पे कितने से मल्टीप्लाई किया? केबीटी से। समझा कि नहीं? सो ये क्यों, तो ये समझ में आया? ठीक है, अब 2 मिनट के लिए ध्यान दो अब यहाँ पे। इधर ध्यान दो अब यहाँ पे। सो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, ये खाली आप लोग एंट्रेंस में यूज करना, ये आप लोग स्टेट बोर्ड के लिए मत यूज करना। तो फॉर्मूला है 3n माइनस आर। तो n होते हैं नंबर ऑफ एटम्स और r होते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस को बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो देखो ये वाला केस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने आइटम्स है? 3 आइटम्स है। तो n की जगह पे कितना पुट करेंगे? 3। तो 3 3 से कितना आएगा? और बॉन्ड कितने? तो 9 माइनस 3 कितना हुआ? 6। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर कितना आया? 6 आया। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे ही अगर 3 आइटम का ही लीनियर अरेंजमेंट लोगे, क्योंकि कुछ आइटम जो है लीनियरली अरेंज होते हैं, जैसे H2O लीनियरली अरेंज है, तो इधर आंदो अभी यहाँ पे, तो कितना आएगा इधर? आइटम कितने? 3। तो 3 इंटू 3 9। और बॉन्ड्स कितने? तो 9 माइनस 2 कितना हुआ? 7। तो आप देखो लीनियर अरेंजमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, और नॉन लीनियर अरेंजमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 6 आया। सोचो इसके ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का सेम आया कि अलग अलग है? इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स तो इफेक्ट तो करता ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, साथ साथ में नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इफेक्ट करते हैं। समझा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही जो डिग्री है जिसके बारे में सर्टन रहते हैं, तुम्हारे बुक में दिया है कि नहीं मालूम है, हाँ ठीक है, तो एक ही जो है जिसके एक ही मोशन है जिसके बारे में हम लोग सर्टन रहते हैं, वो है ट्रांसलेशन मोशन। क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो 3 एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर कट है, फोर्थ एक्सिस होता नहीं है, इसलिए फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के कारण होती नहीं है। तो मॉलिक्यूल कितने भी आइटम से बना हो, उसकी 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स होती है। बात उठती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, बराबर है? इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बोलो? 2। बट वो हमने क्या लेके समझा है? तो वो हमने लेके समझा है डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर आपको याद हो, इनफैक्ट मैंने 2 मिनट पहले तुमको समझाया था कि एक को फिक्स किया, इधर फिक्स किया, तो वो कितने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है? एक ऐसे और एक ऐसे, यही 2 रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, सो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई? 2। ये ट्रू है किसके लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, राइट? बट दिक्कत ये है कि जब ये मॉलिक्यूल मोर देन 2 हो जाता है, तो यहाँ पे फिर रोटेशन का जो कंसेप्ट है थोड़ा चेंज हो जाता है। तुम बोलोगे कैसे? तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने आए बोलो? तो सपोज इधर इधर फिक्स किया, ठीक है नहीं, तो और कितने मॉलिक्यूल आ गए? 2 आ गए इधर, राइट? सो बेसिक, और यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझो, ये जो है ना, ये डायटोमिक जैसा है। क्यों? क्योंकि डायटोमिक में कैसा लीनियर अरेंजमेंट है, वैसे ये इन तीनों भी कैसे एक ही लाइन में, तो ये कैसा अरेंजमेंट है?
तो फिर इसमें 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी रोटेशनल की। रोटेशनल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी? 2 रहेगी। बट ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? तो अगर मैंने इसको x के अबाउट फिक्स कर दिया है ना, तो फिर ये y के अबाउट क्या होगा? रोटेट। अरे ऐसे रोटेट होगा ना। और अगर मैंने इसको इसके अबाउट फिक्स कर दिया, इधर इस लाइन के अबाउट फिक्स कर दिया, मतलब इस लाइन के अबाउट फिक्स किया, तो इसके अबाउट रोटेट होगा। मैं बेसिकली तुम्हें ये समझा रहा हूं कि कितने लाइन के अबाउट रोटेट होगा। तो ये कितने लाइन के अबाउट रोटेट होने वाला है? 3। कैसे? एक ऐसी वाली लाइन, और फिर ऐसा ऐसा घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। फिर इसके अबाउट फिक्स किया तो ये वाला घूमेगा ऐसे, और फिर इसके अबाउट फिक्स किया तो ऐसे घूमेगा। सो कितने टाइप के रोटेशन हो सकते हैं? 3 टाइप के रोटेशन हो सकते हैं। समझा? अगर अरेंजमेंट कौन सा नहीं रहा बोलो? नॉन लीनियर। और लीनियर अरेंजमेंट रहेगा तो, बट हमें यहां पे कहां बोला है कि अरेंजमेंट लीनियर है कि ऐसा बोला है क्या? तो हम लोग मैक्सिमम केसेस लेने वाले। कौन से वाले? तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाली कितनी होगी? 3 होगी ना। और यहाँ पे भी इधर क्या लिखूंगा फिर? इधर 3 इंटू हाफ केवीटी। बोलो नहीं समझा? डाउट गया? क्लियर है कि नहीं? ट्रांसलेशन तो 3 फिक्स ही होती है, बट रोटेशनल भी कितनी ली अभी? क्योंकि कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है, और ये अरेंजमेंट याद रखो फिर अभी, राइट? या अभी बाकी सब तो क्लियर है? तो बस अभी इसको सॉल्व करो, बोलो क्या कॉमन निकलेगा सब में से? ये दोनों तो सेम ही है। तो सबसे पहले ये दोनों क्या है? 3, ये देखो 3/2 और ये केबीटी है, और ये भी 3/2 केबीटी है ना। तो 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो ये 1.5 केबीटी है, और ये भी 1.5 केबीटी। तो दोनों मिला के कितने केबीटी आएंगे? ये दोनों मिला के 3 केबीटी आएंगे। समझा कि नहीं? कौन से दोनों? ये दोनों ब्रैकेट के। अरे 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है? 3। तो ये हो गया 3 केबीटी, प्लस आगे कौन है? एफ केबीटी। तो अब मुझे बताओ केबीटी क्या निकलेगा? तो केबी और टी कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस एफ। 3। तो एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी आई? 3 प्लस एफ केबीटी। सो एनर्जी इज इक्वल टू 3 प्लस एफ इंटू केबीटी। ठीक है? अब ये तो कितने मॉलिक्यूल की हुई? एक मॉलिक्यूल की। हमें किसकी चाहिए? एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एनएस से। सो एन ए इंटू के बी कितना आएगा? तो 3 प्लस एफ इंटू आर। तो ये एनर्जी आई कितने मोल की? 1 मोल की। ये कितने मॉलिक्यूल की? पॉलीएटॉमिक का एक मॉलिक्यूल, और ये पॉलीएटॉमिक का एक मोल। अब क्या चाहिए? सीवी और सीपी। तो सीवी कितना होगा? डीई अपॉन dt। तो d अपॉन dt और e कितना? 3 प्लस एफ इंटू आर टी। सो 3 और f ये दोनों नंबर है। अरे f तो कितने वाइब्रेशन है वो था ना, तो f इज नंबर, 3 इज नंबर, r इज ऑल्सो, तो वो बच जाएंगे। और t का डेरिवेटिव होते तो t 1 हो जाएगा। तो cv आ गया। अब क्या निकालेंगे? cp। तो cp माइनस cv इज इक्वल टू r होगा। तो cp इज इक्वल टू r प्लस cv। तो cp इज इक्वल टू r प्लस 3 प्लस f इंटू r, है कि नहीं? बराबर है ना? तो r और r क्या निकलेगा? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस, अरे इधर का r निकल रहा है कॉमन, ये भी ये नहीं आता, इधर भी r है, इधर भी क्या है? निकालो कॉमन उसको। सो क्या आएगा बोलो? सो ये r, इधर का r चला गया तो 1 प्लस, इधर क्या बचेगा? 3 प्लस एफ। सो ये r इंटू 1 प्लस 3 कितना आएगा? तो ये 4 प्लस एफ इंटू आर। ये कौन आया? राइट। और गैमा एडियाबेटिक कांस्टेंट वो कितना आएगा? सीपी अपॉन सीवी। 4 प्लस एफ इंटू आर अपॉन 3 प्लस एफ इंटू आर। आर और आर कैंसल। तो ये हुआ एडियाबेटिक कांस्टेंट किसके लिए? बट उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? वहां पे वाइब्रेशन मोड कितने? एफ पता होना चाहिए, है ना? तो एफ क्या हुआ बोलो?
नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। दो बार वाइब्रेट हो रहा है, 3 बार वाइब्रेट हो रहा है, कितने वाइब्रेशनल मोड है वो पता होना चाहिए। अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है, रुकेंगे हम लोग यहाँ।